पोर्टल के माध्यम से सरकार के द्वारा खरीद की जा चुकी है। वो आप सभी को इस बारे में मैं थैंक यू भी बोलना चाहूँगा और धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि ये खुशखबरी है पूरे ज़िले के लिए कि वो जो ज़मीन है वो परचेज़ कर ली गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई थी जिसमें एक उसका रेट निर्धारित करके और वो सहमति जो ज़मींदार की थी वो हो चुकी है और ये 5.5 एकड़ भी इसमें जल्द ही इसमें रजिस्ट्री करा के ये खरीद कर ली जाएगी। तो एक बड़ा जो प्रोजेक्ट है वो जींद ज़िले के लिए एक लाइफलाइन के तौर पर साबित हो सकता है। दूसरा एक बड़ा प्रोजेक्ट जो आपके ज़िले के लिए एक बहुत ही बेहतरीन सौगात है सरकार द्वारा, वो है आपका पीजीआई। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो आने वाले समय में जींद और आसपास के जो लोग हैं, जितने भी आमजन हैं, उनको बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए किसी दिल्ली, गुड़गांव जैसी किसी ऐसी जगह पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपके नज़दीक ही आपके एक ऐसी मेडिकल फैसिलिटी आने जा रही है जिससे आपको, हमें सभी को जो है अच्छी मेडिकल सुविधाओं का जो है वो हमें यहाँ मिलेगा। एक यहाँ पे प्रशासन की ओर से एक ट्रांजिट फ्लैट्स का भी एक बिल्डिंग का काम जो है वो प्रपोजल में है, वो भी चल रहा है। यहाँ से कुछ पत्राचार भी हुआ है। एक फोकस ये भी रहेगा क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि जैसे जैसे प्रॉस्पेरिटी आती है ज़िले में, जैसे जैसे विकास होता है, अधिकारियों की आवश्यकता होती है, लेकिन उनके रहने के लिए जो निवास स्थान है उसकी कमी अक्सर रहती है, क्योंकि ये ऑफिसर कॉलोनी पुरानी है। तो वो हाई राइज बिल्डिंग जो है ट्रांजिट फ्लैट्स के नाम से, वो भी एक प्रपोजल जो है यहाँ चल रहा है। उसमें पत्र है, ये बेसिकली भारत सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है और ये पूरे ही देश में इसको चलाया जा रहा है। इसमें देखिए आप, बड़ा अच्छा ये है आयुष्मान भवा, ये रिलेटेड है आयुष्मान कार्ड से। एक इसमें सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है जो 17 तारीख से लेकर 2 अक्टूबर तक चलाया जाएगा, 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक। इसके 4 मेन जो पार्ट्स हैं वो 4 पार्ट्स रहेंगे, जिसमें पहला पार्ट है आयुष्मान भवा। आयुष्मान भवा जो पहला पार्ट है उसमें हमारे कुछ एक कॉम्पोनेंट्स हैं। उसमें एक तो ये है कि हमारी जो ग्राम सभा जैसे होती है, एक स्पेशल ग्राम सभा नॉर्मली हम करते हैं हर 2 अक्टूबर के दिन हर गांव में होती है, उसी में आयुष्मान सभा करी जाएगी, जिसमें उद्देश्य ये होगा कि उस गांव में जितने भी आयुष्मान या चिरायु के जितने भी हमारे एलिजिबल बेनिफिशरीज हैं उनको 100% लोगों को वो कार्ड बना के दे दिया जाए, सैचुरेशन हो जाए और उनसे जो है चर्चा करी जाए कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं और उसके क्या उद्देश्य है, आप जो बेनिफिशरीज हैं उनको देना है। उसके साथ साथ हमारा हर वीकली, हर हफ्ते अलग अलग थीम्स पे कैंप्स लगेंगे हर विलेज में। ये हमारा जो प्रोग्राम जो राष्ट्रपति महोदय के माध्यम से जो इनॉग्रेट हुआ है ये अभी पिछले हफ्ते, इसमें CHC PHC से लेकर नीचे तक हमारे जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जो सबसे नीचे की एक कड़ी होती है, एक इकाई होती है हमारी स्वास्थ्य सेवाओं में, उसमें भी ये सभी जगह ये कैंप्स धीरे धीरे हमारे लगेंगे। और हमारा एक उद्देश्य ये रहेगा कि सैचुरेशन हो जाए हमारी हर विलेज में आयुष्मान कार्ड के जो भी एलिजिबल बेनिफिशरीज हैं। जैसे मैंने आपको बताया, सेवा पखवाड़ा जो है हमारा 17 तारीख से लेकर 2 तारीख तक चलेगा। आयुष्मान भवा जो है उसका एक कॉन्स्टिट्यूएंट है, उसका दूसरा हिस्सा होगा हमारा ऑर्गन डोनेशन की प्लेज। मैं आपसे भी आग्रह करूंगा और आपके माध्यम से भी सभी से आग्रह करूंगा जिला के निवासियों को कि ऑर्गन, क्योंकि उस दिन हमें चर्चा करते समय हमारे सामने ये भी आया है कि हमारे बीच में कुछ ऐसे लोग भी मौजूद थे जिनके जीवन में ऑर्गन डोनेशन ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया, क्योंकि उन्होंने किसी समय पे ऑर्गन किसी का लेके और आज वो एक अच्छा जीवन यापन करते हैं। तो मेरा आप सभी से आग्रह ये भी है कि आप भी ऑर्गन डोनेशन की प्लेज करें। ये प्लेज हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं और ये हम आपको वैसे अदरवाइज भी आपके माध्यम से बताएंगे जी किस तरीके से इसको किया जा सकता है। एक ब्लड डोनेशन, जैसा कि हम अक्सर रूटीन में भी करते हैं, इस पूरे सेवा पखवाड़े में भी हम ब्लड डोनेशन आगे करते रहेंगे। आपसे भी आग्रह है कि आप लोग भी पार्टिसिपेट करें, प्रशासन की ओर से हम लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे। उस दिन मीटिंग में ही कुछ हमारे प्रशासनिक अधिकारियों ने प्लेज उसी दिन कर ली जिस दिन हमने पहली मीटिंग इस बारे में करी थी, तो भी एक खुशी का विषय है ये। एक हमारा इसके साथ ही रहेगा स्वच्छता का अभियान। हम जैसे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने भी लाल किले से इसको आह्वान किया था, इस कार्यक्रम को लॉन्च किया था, जो एक पहली बार देश में इसको कितने सकारात्मक तौर पे लिया गया और आपने बदलाव देखा होगा। इसी प्रकार से इसको आगे बढ़ाते हुए इसमें स्वच्छता अभियान भी चलाया जाएगा। जितने भी हमारे CHC PHC, मुख्यतः इसमें कोशिश ये है कि जी हमारे जितने भी
हेल्थ के जो इकाइयाँ हैं, जो स्वास्थ्य की इकाइयाँ हैं नीचे से लेकर ऊपर तक, उन सभी में स्वच्छता अभियान चलाया जाए। हमारे सरकारी जो कार्यालय हैं उनमें स्वच्छता अभियान चलाया जाए। उसके अलावा भी जितने भी हमारे सार्वजनिक जगह हैं, मेरा आपसे भी आह्वान ये है, आपके माध्यम से सभी ज़िले की जनता से मेरा सबसे आह्वान है कि जी आप अपने आसपास, घरों के आसपास, अपने कार्यालयों के आसपास, अपने दुकान है, आपकी सड़क है, कुछ भी है, जहाँ भी आप रहते हैं, निकलते हैं, वहाँ सभी हाथ बटाएं और इसमें स्वच्छता का ये सोमवार से इसमें हमारी जो एक्चुअल कार्रवाई इसमें चालू हो जाएगी और इसमें आपको ग्राम सभा भी अगले हफ्ते से देखने को मिलेंगी पर वीक। पूछना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए उसमें मैंने जैसा बताया 46 एकड़ है, इसमें हमारा लगभग अभी भी 4 एकड़ बाकी है। ऑल्दो 46 एकड़ हम ऑन दी अपर साइड, हायर साइड लेके चल रहे थे, ये 40-42 एकड़ में भी ये संभव हो सकता है। लेकिन क्योंकि वो 4 एकड़ ज़मीन जो है वो बीच में है, तो उसमें हमारा हरियाणा कंसोलिडेशन ऑफ लैंड एक्ट है, उसमें कुछ धाराएँ लगा के मुझे लगता है कि अभी ये रजिस्ट्री होने के बाद मुझे लगता है अगले 1-1.5 महीने में इसमें एटलीस्ट जो पेपर वर्क है, जो फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरी हो जाएंगी। उसके बाद फिर पब्लिक हेल्थ के नाम की ज़मीन होती जा रही है। फिर अपना वो मीनवाइल हमारा उनसे ये आग्रह था ही पहले से कि आप एस्टिमेट तैयार कर लीजिए। तो मुझे लगता है 2 से 3 महीने के अंदर ये एस्टिमेट यहाँ से 2-1 महीने में यहाँ से एस्टिमेट चला जाएगा। मुझे लगता है 6-1 महीने में परमिशन भी आ जानी चाहिए, जो सारी हमारी डिज़ाइनिंग है, बाकी सारी चीज़ें वो हो जानी चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल। टेंडर तो देखिए मैं नहीं कह सकता क्योंकि सरकार से परमिशन आनी, बड़ा प्रोजेक्ट है। लेकिन आपको वो एस्टिमेट्स वगैरह जो तैयार होने होते हैं, डिज़ाइनिंग जो होती है, जो ज़िले के स्तर से जो काम होना है, वो मुझे लगता है 4-1 महीने में आपका हो जाएगा और मुझे लगता है उसके बाद 2-1 महीने में परमिशन भी आ जानी चाहिए। जी, नोटिस में ये भी आया है। इसके अलावा एक विषय मेरे नोटिस में क्या है, सड़कों की आपने बड़ी अच्छी बात बताई है। हमने पीछे लगातार इसमें मीटिंग्स भी करी है। जो हमारी एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज़ हैं, उनके मैंने पिछली बार भी एक चर्चा की थी। इसमें जो टेंडर्स हैं, वो विभिन्न स्टेजेस पे हैं। किसी का टेंडर तैयार है, किसी का लग गया है, किसी का ओपन होने वाला है, किसी का वर्क ऑर्डर हो चुका है, काम होने वाला है। एमसी में भी पीछे 4 सड़कों की बात हुई थी, उनका वर्क ऑर्डर भी हो गया है, उनका काम होने वाला है। तो ये अलग-अलग स्टेजेस पे हैं। दूसरा, जैसे आप में से कुछ भाइयों से मेरे पीछे भी बात हुई थी, जो स्ट्रे कैटल हैं, आवारा पशु जिनको हम कहते हैं, उनके बारे में भी मैंने ये स्वयं भी देखा है कि शहर में इस प्रकार की समस्या है। तो डीएमसी साहब से भी मेरी इस बात में चर्चा हो चुकी है। गौशाला में थोड़ी हमें दिक्कत इसलिए आ रही है क्योंकि जो 2 गौशाला हैं शहर से अटैच्ड हैं, जहाँ पे पशुओं को लेके जाया जाता है, वो उनकी कैपेसिटी होती है किसी भी गौशाला की, वो लगभग ख़त्म हो गई है। तो हम इस पे काम कर रहे हैं कि जी या तो अगर एमसी जो है नगर परिषद अपनी ही कोई गौशाला बना ले या फिर किसी ऐसी गौशाला से टाई अप करे, क्योंकि किसी भी अगर हम पशु को किसी गौशाला में भेजते हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि जी हम उसके रख रखाव की, उसके चारे की, उसकी रहने की व्यवस्था का इंतजाम करें और उसकी कैपेसिटी जो होती है उसको उसके ऊपर ना जाए, क्योंकि फिर पशुओं को दिक्कत होती है। तो एक और गौशाला से हम टाई अप करने की हम प्रयास में हैं, कोशिश कर रहे हैं। अगर वो टाई अप नहीं भी हुआ था तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम अपनी किसी कोई ऐसी ज़मीन हो जो बहुत यूज़ में ना आती हो, उसमें भी हम गौशाला नहीं बनाने का प्रयास करेंगे। कोई भी जो नेशनल हाईवे है उस पे अभी आपने देखा होगा, जींद ज़िले के बाहर भी आप कई जगह गए होंगे, दूसरी स्टेट्स में भी गए होंगे। नेशनल हाईवे नॉर्मली अपने हाईवे के बीच में किसी प्रकार के कोई प्रतिमा लगाना या फिर किसी प्रकार का कोई रुकावट या फिर कोई राउंड अबाउट इस प्रकार का अलाउ नहीं करता है। हमें नेशनल हाईवे से इस पर्टिकुलर मैटर में किसी प्रकार की एनओसी प्राप्त नहीं हुई। लेकिन आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा कि अभी पीछे दिशा की मीटिंग हुई थी जिसमें माननीय सांसद महोदय उसमें खुद स्वयं उपस्थित थे। ये मुद्दा उस समय भी सामने आया था, तो उन्होंने भी ये कहा था कि जी साइड में, क्योंकि हमारा जो संत कबीर जी की जो मूर्ति स्थापना की जो बात आई है उसमें नेशनल हाईवे की तरफ से हमें परमिशन नहीं मिली, अनुमति नहीं मिली, एनओसी नहीं मिली किसी प्रकार की। साइड में एक जगह है जो एमसी के क्षेत्र में आती है, तो उसमें माननीय सांसद जी भी अग्री कर गए थे। तो उसमें अगर सभी लोग, दोनों जो पक्ष हैं वो अग्री करेंगे तो उसमें हम मूर्ति की स्थापना करवा देंगे। इसमें इन्वॉल्व है, उनकी इच्छा है कि नेशनल हाईवे जो होता है उसके बीच में लगाई जाए। नेशनल हाईवे पे आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि इसमें स्टेट गवर्नमेंट का पूरे तरीके से कंट्रोल नहीं होता। नेशनल हाईवे भारत सरकार की एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, उनकी परमिशन के बिना तो इस पर ईंट भी टेकना मुश्किल है। तो जब तक उनकी परमिशन नहीं आती लीगली, कानूनी तौर पे, तो हम इसमें बिल्कुल नहीं कर सकते। मैं अभी आपसे भी तो क्या कर सकता है जी, हाईवे से परमिशन के लिए हमने लिखा है, हाईवे ने मना कर दिया परमिशन के लिए। मैं आपको वही बता रहा हूँ जी, सांसद महोदय ने कहा जी हाईवे से अगर इनसे परमिशन नहीं आती तो साइड में जो आपका जो जमीन जो एमसी की लगती है, अगर उसमें दोनों पक्ष अग्री करते हैं तो उसमें मूर्ति की स्थापना कर देंगे पीसफुली। देखिए कोई भी कार्य जो होना चाहिए पीसफुली होना चाहिए। जहाँ तक स्वच्छता का सवाल है, तो मेरा मानना है कि पूरे तरीके से ये एक सरकारी कार्यक्रम नहीं होना चाहिए जिसमें सिर्फ और सिर्फ सरकार या उसके कर्मचारी या अधिकारी इस कार्य को करें। ये तो एक आम जन का एक ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए जी, क्योंकि सभी लोग पूरे ज़िले के जितने भी हैं
आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम सरकारी कार्यालयों को हम गंदा इसलिए रखते हैं क्योंकि हमारे घर आपको नॉर्मली साफ मिलेंगे, हम सब अपने घरों को साफ रखते हैं, तो हम इस देश को, इस ज़िले को, इसकी गलियों को, सड़कों को जब तक अपना नहीं मानेंगे तब तक हमारे अंदर से मोटिवेशन नहीं आ पाएगी। तो आपका कहना कुछ हद तक ठीक है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं इस मोटिवेशन में थोड़ी कमी आई है। एक मोटिवेशन आज इंसान की जो है वो कुछ समय तक काम करती है, फिर नीचे चली जाती है। तो हम दोबारा से, इसीलिए उस मोटिवेशन को दोबारा जगाने के लिए ये दोबारा से कैंपेन चलाया जा रहा है, सस्टेन तौर पे चलाया जाएगा। और मैंने जैसा पहले भी कहा कि मेरा आपसे आग्रह भी है कि जी आम जन से भी आपके माध्यम से हमारी रिक्वेस्ट ये आग्रह है कि जी आप भी अपने घर को, अपनी गलियों को, सड़कों को साफ सुथरा रखें, सो दैट पूरा शहर ही हमारा साफ सुथरा दिखाई दे। जहाँ तक सवाल है अतिक्रमण का, तो जैसे गांव में भी जैसा अक्सर मेरे सामने ये समस्या आती है जी, अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेशन है, कब्जे किए हुए लोगों ने, तो इसमें नियमानुसार जहाँ भी सरकारी ज़मीन पे किसी प्रकार का कब्जा आता है, नियमानुसार उसमें ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाते हैं, उसमें पुलिस फोर्स देते हैं। ये कार्य लगातार चलता रहता है, मतलब इसमें कोई रुकावट नहीं है। आप किसी भी बीडीओ से बात करेंगे, उसके शेड्यूल में एक हफ्ते में 3 से 4 कब्जा हटाओ की कार्रवाई होती है, पुलिस फोर्स उसमें कुछ ना कुछ लगी होती है। तो ऐसा नहीं कार्य नहीं चल रहा, कार्य चल रहा है। वो हो सकता है आपको दिखाई कई बार ऐसा होता है कि पूरी तरीके से पता ना लगे। बिल्कुल इम्प्लीमेंट इस प्रकार से करेंगे। और भी आपका भी कोई और भी किसी और भाई का भी कोई सुझाव होता हो इस बारे में जी। देखिए उसमें सरकार की ओर से तो कोशिश ये है कि चुनाव से पहले उसमें ओपीडी स्टार्ट हो जाए, लेकिन उस बारे में आधिकारिक तौर पे मेरे लिए अभी कुछ कहना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि उसमें अभी कुछ एक हेड ऑफिस के लेवल पे भी कुछ एक इश्यूज चल रहे हैं। बट वो जो प्रिंसिपली ये कोशिश रहेगी कि जी चुनाव से पहले इसमें ओपीडी एटलीस्ट चालू है जी। देखिए ये रेवाड़ी में भी जो मैंने पर्सनली फैमिली की ओर से डिसीजन लिया था, ये भी कोई सोचा समझा निर्णय नहीं था, क्योंकि मेरा हमेशा से मानना है, मैंने अपनी जो पढ़ाई की है वो भी सारी मेरे सरकारी इंस्टीट्यूशन से हुई है, सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज, सरकारी यूनिवर्सिटी, और सरकारी नौकरी में हूँ। मात्र 100 रुपये की फ़ीस लगी थी एक फॉर्म भरने में जो सरकार ने ली। तो मैं अपना दायित्व मानता हूँ इस चीज़ को कि हमें सरकार को रिटर्न भी करना चाहिए। तो इसीलिए मेरा पर्सनल डिसीजन था, कोई बहुत सोचा समझा नहीं था। तो ये तो रहेगा ही। मेरा कोशिश अभी भी है कि अपनी गुड़िया को, मैं कोशिश यही है कि जी मैं 1-2 दिन में शायद करवाऊँ। उसको पीछे भी हमने भेजा तो वो संभव नहीं भेज पाए। तो देखिए कोई सोचा समझा नहीं, तो हो सकता है कुछ और भी हो सकता है आपको देखने को मिल जाए। और उस पार्किंग को ठेका देकर चलाने की आवश्यकता है। जैसे हमारे मिनी सेक्रेटेरिएट में आप लोग आते होंगे, यहाँ पे भी आप देखते होंगे व्यवस्थित नहीं है पार्किंग, उसको भी व्यवस्थित करना हमारा उद्देश्य है। और उसमें 2 चीज़ें हैं। देखिए अगर हम टेंडर के माध्यम से किसी ठेकेदार को देके काम कराते हैं तो उससे 2 इश्यूज हमारे रिजॉल्व होते हैं। तो पार्किंग की समस्या सुधरती है, व्यवस्थित होती है, दूसरा सरकार को रेवेन्यू मिलता है। तो ये जैसे कि आपने सुझाव दिया, इस पर भी वर्कआउट करेंगे, और खासकर हम मिनी सेक्रेटेरिएट से जल्दी शुरुआत करेंगे यहाँ की पार्किंग को व्यवस्थित करने के लिए। नियमानुसार इसका टेंडर भी छोड़ेंगे। अभी नोटिफिकेशन नहीं हुआ है। देखिए नहीं, उपमंडल के ये जिला स्तर के कार्यक्रम तो सरकार कहीं भी कर सकती है, किसी ब्लॉक में भी कर सकती है, ब्लॉक में भी कर सकती है। अभी एज ऑफ नाउ नोटिफिकेशन हुआ। इनफैक्ट उस समय और भी, जैसे मैंने आपको बताया मानेसर था, उस समय और भी सब डिविजन अनाउंस हुए थे। अभी नोटिफिकेशन पेंडिंग है, बट मुझे लगता है जल्दी हो जाएगा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री ने स्वयं इसको अनाउंस किया था जी। आप एग्जैक्ट स्थिति है वो तो मैं उससे अभी एज ऑफ नाउ तो अवगत नहीं हूँ, क्योंकि ये पर्टिकुलर स्कीम का अभी रिव्यू मैं नहीं कर पाया हूँ पर्सनली। जो आपने जो मुद्दा उठाया इस पर बात कर लेंगे हम, इस पर देख लेते हैं। अगर इस प्रकार से कोई समस्या है कि अगर लाइनें नहीं दबी हैं तो जल पहुंचने में हो सकता है कुछ समस्या हो। कुछ एक जगह अभी भी हरियाणा में रह गई हैं जो दूर सुदूर के एरियाज़ हैं जहाँ पे जल पहुंचना बाकी है, बट वी विल इंश्योर, क्योंकि हम ऐसी एक प्राइम स्कीम है स्टेट गवर्नमेंट की, इसमें हमारा उद्देश्य है कि जी हर घर में जल ज़रूर पहुँचाएंगे। दूसरी चीज़, जहाँ तक नहरी पानी की जहाँ तक बात है, उससे आप एक चीज़ देखिए कि हर घर जल तो एक अलग बात है, नहरी पानी से आपका जो ज़मीन के पानी का स्तर होता है उसमें भी सुधार आता है। वो पानी सीप इन भी होता है, और उसमें जो ट्यूबवेल के मार्फत आप माध्यम से जो एक्सट्रैक्शन करते हैं वो भी कम होता है। तो ये 2 अलग अलग चीज़ें भी हैं, लेकिन आपकी जो बात है बिल्कुल ठीक है। उसमें एक बार मीटिंग करके संबंधित विभाग से वी विल इंश्योर कि ये हर घर जल की जहाँ तक बात है इसको संपूर्ण किया जाए। सर आपने इसमें थोड़ा सा एक कहीं ना कहीं थोड़ा सा सख्त रवैया अपनाने की आवश्यकता है। इसमें जो कंसर्न्ड एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज थी उनको एमपी साहब ने भी काफ़ी उनको इस बारे में हिदायत दी है कि जी अपना काम आप सुनिश्चित करें। इसमें हमारे वीक ऑन वीक हमने प्लान किया है जी, जो भी दिशा मीटिंग के जो भी एजेंडा पॉइंट्स थे उनमें से कुछ जो मुख्य एजेंडा पॉइंट्स हैं उनको वीक ऑन वीक हम रिव्यू करें। हम ये वेट ना करें जी अगले महीने या अगले दूसरे महीने में दिशा की मीटिंग होगी तब तक लंबित ना रखते हुए इन कामों को हर हफ्ते ही टेकअप करते हुए जो मुख्य एजेंडा पॉइंट्स थे उनको हम सुनिश्चित करेंगे कि कोई एग्जीक्यूशन में प्रशासन की ओर से किसी प्रकार की दिक्कत ना है। सर
जी, दायित्व है ये मदद करना भी। इसमें एक जो मुद्दा आपने उठाया है कि डॉक्टर्स की कमी है इसमें, तो ये स्टेट लेवल का मुद्दा है, लेकिन इसमें मेरे आपको आश्वासन ये ज़रूर है, और क्योंकि हमारी दायित्व भी बनता है इसमें, जो भी कंसर्न अधिकारी हैं, अगर माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी भी हैं, उनके सामने भी इसको पूरे सिचुएशन को प्रस्तुत करके और इसमें निवारक कदम जो है वो उठाए जाएंगे। मेरा मानना ये है कि अगले हफ्ते में हम यहाँ से जो भी डॉक्टर साहब जो भी जिस प्रकार के रिकमेंडेशन देते हैं वो एक बार स्वास्थ्य मंत्री जी के महोदय के सामने इसको ज़रूर रखेंगे। ऑनलाइन है, आपको वोट बनवाना है, ऑनलाइन फॉर्म डाउनलोड करो, भर के आप दे दो जी। ऑनलाइन सिस्टम जनरल बात ना करें तो ठीक रहेगा। वोट की बात करते हैं, मैं जवाब इसमें मुख्यतः दो कारण हैं जो बताए जाते हैं, जबकि कई स्टडीज में ये भी आया है कि जो स्ट्रॉ बर्निंग है, जो पराली बर्निंग है, वो पॉल्यूशन का उतना बड़ा सोर्स नहीं, लेकिन फिर भी उसको हम बड़ा सोर्स मानते हैं। हमारे यहाँ करीब 22-25 गांव ऐसे हैं जो रेड जोन में आते हैं। रेड जोन का मतलब जिसमें AFL जो एक्टिव फायर लोकेशन, उनके केसेस बहुत हैं। अभी हमने पीछे इस मामले में एक मीटिंग करी है। इसमें एक अच्छी बात ये है कि NGO है, डेलॉइट कंपनी के मार्फत एक NGO हमारे पास आया है, जिसमें हम उनके वॉलंटियर्स को लगाएंगे। हमने इसमें एक प्रणाली का इसमें हमने प्रणाली बनाई है, जिसमें आपके ब्लॉक लेवल से लेकर सब डिवीजन से लेकर इसमें हमारे अधिकारियों की ड्यूटीज़ रहेंगी। इसमें कुछ हमारे पास CSCs भी हैं जो हमारे कॉमन सर्विस सेंटर हमारे जो होती है, जो नहीं, मैं नाम मेरे दिमाग से मिस हो रहा है, जो आपको मशीन्स अवेलेबल कराते हैं, कस्टम हायरिंग सेंटर्स, CHCs कहते हैं जी, कस्टम हायरिंग सेंटर्स। कस्टम हायरिंग सेंटर्स हमारे यहाँ हैं जो मशीन्स अवेलेबल कराते हैं रेंट पे। जैसे बेलर एक खासकर एक ऐसी मशीन है जो, क्योंकि हमारे यहाँ ये एक व्यथा है हमारे इस एरिया की खासकर, के हम फॉडर यानी कि जो चारा है उसमें भी हम कम हैं, और सॉइल के जो ज़मीन के जो न्यूट्रिएंट है उसमें भी कम है। तो अगर हम बेलर जैसी मशीन से अगर हम बेल्स बना के, वो चारे के भी काम आती हैं, और क्योंकि जलाने से सॉइल का जो न्यूट्रिएंट कम होता है उससे ही बचाव हो सकता है। ये तो हमारे एक तीर से दो शिकार वाली बात है। तो हमारा उद्देश्य ये है कि एक तो अवेयरनेस, पहली बात तो हम इसमें अवेयरनेस के कैंपेन, जैसे हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, आज भी हमारी इस बारे में 2 मीटिंग्स हैं। एक तो जो हमारी भारत सरकार के मार्फत है, और दूसरी हम एक अपनी खुद की भी ले रहे हैं। इसमें पूरी प्रणाली बनाई है। पहली चीज़ तो कि हम लोगों को मोटिवेट करें, किसानों को मोटिवेट करें कि जी पराली ना चलाएं, उनको बेनिफिट बताएं क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। दूसरी चीज़ उनको इंसेंटिव दें पराली ना चलाने के, और तीसरी चीज़ उनको हम सुविधाएं उपलब्ध करें। तो ये तीनों चीज़ों पे काम चल रहा है। मेरा मानना यह है कि आपको इस साल जींद में एक्टिव फायर लोकेशन के इंसिडेंट 100% कम मिलेंगे। तो हर साल ही होता है। अभी एक्टिव जो गांव है उनकी लिस्ट मेरे पास एज ऑफ नाउ मौजूद नहीं है। नरवाना साइड ही है। देखिए जो भी आपका जो भी आपका पैडी ग्रोइंग एरिया है, उन एरियाज में पराली की समस्या है, सफ़ेद हो जाता है। दूसरा, आपके बाकी जो जितने वेहिकुलर एमिशन है या फिर आपका इस प्रकार से कोई पोल्यूशन करने वाली इंडस्ट्रीज़ हैं, एक ग्रैप होता है, जो ग्रैप पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा लगाया जाता है। उसमें पूरे मेजर्स होते हैं कि आपको उसमें डेट्स दी होती है कि आपको इस डेट से लेकर इस डेट तक ये कार्रवाई आप कर सकते हैं, ये चीज़ें अलाउड नहीं है। उसको हम सख्ती से इम्प्लीमेंट करेंगे। उसमें डीजल जेनसेट्स भी है, हमारे पास पूरी इंडस्ट्रीज़ की लिस्ट है जो डीजल जेनसेट चलाते हैं, उनको भी हम कर्व करेंगे, उनको भी रोकेंगे। तो ओवरऑल मुझे लगता है इस बार आपका पोल्यूशन में गिरावट जरूर आनी चाहिए इस साल। जी नहीं है, लेकिन कई बार स्कीम्स भी इस प्रकार से होती है कि जैसे एक बार अभी सड़क बनाई, फिर सरकार की ओर से कोई और स्कीम आ गई, उसका इम्प्लीमेंटेशन है, तो कहीं ना कहीं तालमेल की भी थोड़ी बहुत कमी रहती है। लेकिन कोशिश हमारी यही रहेगी कि जैसे हम व्हाट्सएप के माध्यम से भी, एक छोटा सा एक उदाहरण है कि हम किसी प्रकार को कोई काम करते हैं व्हाट्सएप पे ज़रूर कर देते हैं उसको। हमारे जितने भी HODs हैं उनके साथ लगातार हमारी मीटिंग रहती है। आपने सुझाव अच्छा दिया है, इस पर भी लगातार भी हम इस प्रकार से इसमें चर्चा करते रहेंगे, सो दैट डिपार्टमेंट में इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन बना रहे, जिससे आपका सही कहना है कि पैसे की ज़रूर बचत हो सके। उसको बिल्कुल वी विल टेक इट। मेरा कहना तो ये है कि जो उपायुक्त की जो कलम होती है वो ताकतवर होती है, उपायुक्त को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं होती। तो आपको आने वाले समय में दिख जाएगा कि जी, मैं रेवाड़ी का भी अगर आपको उदाहरण दूं, या फिर गुड़गांव में भी मैं रहा था ADC, तो उसका भी उदाहरण दूं, तो जब आप किसी भी, क्योंकि हम एक सिस्टम के अंतर्गत कार्य करते हैं और हमारे ऊपर हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, हमारे ऊपर नियम कानून भी लागू होते हैं, उनका उल्लंघन करने पे अगर आप एक वार्निंग जारी करते हैं या फिर कोई शो कॉज जारी करते हैं या फिर उसके बाद कोई प्रशासनिक कार्रवाई करते हैं, तो उसके बाद वो एक व्यक्ति के खिलाफ तो होता है, एग्जाम्पल 100 लोगों के लिए बन जाता है। तो वो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा उस बारे में, सिर्फ नहीं कहूँगा, आपको आने वाले समय में